नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी अध्याय हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ भारत के इन सबसे पहले शहरों की कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, बस एक सदी पहले तक हम इस पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। ये तो जैसे इतिहास में कहीं खो गई थी। और फिर जमीन के नीचे से पूरे के पूरे शहर मिलने लगे, और वो भी कोई ऐसे वैसे शहर नहीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार या ग्रेट बाथ देखिए। वाटरप्रूफ ईंटों से बना एक विशाल तालाब, ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और यहीं से उठते हैं वो दो सबसे बड़े सवाल जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली हैं। आखिर इतनी एडवांस, इतनी सटीक प्लानिंग वाली सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हड़प्पा सभ्यता को सच में खास बनाती है, उनकी अर्बन प्लानिंग यानी शहरी योजना। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। देखिए, इन शहरों की बनावट को देखकर ही लगता है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा थे। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे थे। पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर बना था गढ़ या सिटाडेल, जहां आपको ग्रेट बाथ जैसी बड़ी बड़ी पब्लिक इमारतें मिलती हैं। और पूरब की तरफ, जो कि निचला इलाका था, वहां बसा था निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। उनकी इंजीनियरिंग तो बस कमाल की थी। वो ऐसी पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे जो हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। दीवारों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें इंटरलॉकिंग पैटर्न में जोड़ा जाता था। और उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, क्या कहने। घरों की नालियां सड़कों के बड़े नालों से जुड़ती थी, और वो भी पूरी तरह ढकी हुई। और तो और सफाई के लिए उनमें मैनहोल तक बने हुए थे। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा नहीं था कि पहले घर बना लिए और बाद में सड़कें और नालियां बना दी। नहीं, सब कुछ एक साथ एक ही प्लानिंग के तहत बनाया गया था। ये उनकी एडवांस अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो हमने शहरों की बनावट तो देख ली। अब चलिए जरा इन इमारतों से आगे बढ़कर उन लोगों की जिंदगी में झांकते हैं जो यहां रहा करते थे। हड़प्पा की खुदाई में हजारों पत्थर की मोहरें यानी सील्स मिली हैं। इन पर जानवरों के चित्र हैं और एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी है। माना यह जाता है कि व्यापारी शायद अपने सामान की बोरियों पर गीली मिट्टी लगाकर इन मोहरों से ठप्पा लगाते थे ताकि पता चले कि यह सामान किसका है। और यही स्क्रिप्ट, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, जो इसे इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना देती है। खुदाई में मिट्टी से बनी ऐसी खिलौना गाड़ी जैसी चीजें भी मिली हैं। ये छोटी छोटी कलाकृतियां हमें दो बड़ी बातें बताती हैं। पहली, कि उस जमाने में बच्चे खेलते थे, और दूसरी ये कि सामान ढोने के लिए पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। हड़प्पा का समाज काफी ऑर्गेनाइज लगता है। ऐसा लगता है कि कोई शासक वर्ग था जो शहरों की प्लानिंग करता था, दूर दूर से कीमती सामान मंगवाता था। सील्स बनाने वाले लिपिक या स्क्राइब्स भी थे। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कशीदाकारी वाला शॉल ओढ़ा हुआ है, इसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा कहा जाता है। ये एक शासक वर्ग के होने की तरफ इशारा करती है। अच्छा, इस सभ्यता के पास इतनी दौलत, इतनी समृद्धि आई कहां से? तो इसका जवाब है उनका उद्योग और उनका व्यापार। ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की तैयारी करने वालों के लिए ये एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हड़प्पा के कारीगर पत्थर, शंख और धातुओं के काम में माहिर थे। वो तांबे और कांसे से औजार और हथियार बनाते थे, और सोने चांदी से खूबसूरत गहने। उनके लाल मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले डिजाइन बने होते थे, वो भी देखने लायक थे। और सबसे बड़ी बात, मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती के सबूत मिले हैं। मतलब वो कपड़ा बनाने में भी एक्सपर्ट थे। अब ये सारा कच्चा माल आता कहां से था? इसके लिए हड़प्पा के लोगों ने एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क बनाया हुआ था। तांबा आता था राजस्थान, और पता है कहां से? ओमान से। कांसा बनाने के लिए टिन चाहिए होता है, वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना, वो आज के कर्नाटक से आता था। और जो कीमती पत्थर थे, वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाई जाते थे। मतलब इनका ट्रेड नेटवर्क कितना विशाल था, इसका अंदाजा लगाइए। कुदरती चीजों के अलावा हड़प्पा के लोगों ने दुनिया के शुरुआती आर्टिफिशियल मटेरियल्स में से एक भी बनाया। एक ऐसा शब्द जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, फेयॉन्स। पत्थर या शंख की तरह यह प्राकृतिक नहीं था, इसे बनाया जाता था। तो ये फेयॉन्स क्या था?
ये रेत या क्वार्ट्ज पाउडर को गोंद में मिलाकर बनाया गया एक आर्टिफिशियल मटेरियल था। इससे मनके, चूड़ियां और छोटे-छोटे बर्तन जैसी कीमती चीजें बनती थीं। इसकी खास चमकदार परत इसे बहुत मूल्यवान बनाती थी। तो हमने उनकी कामयाबी की कहानी तो देख ली, लेकिन अब हम आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसका कोई एक पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है। इस महान सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे? ये टाइमलाइन एक बहुत ही नाटकीय कहानी बताती है। लगभग 4700 साल पहले ये शहर अपनी बुलंदी पर थे, लेकिन फिर करीब 3900 साल पहले कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया और लोगों ने इन बड़े-बड़े शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? इतनी एडवांस और इतनी विकसित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो सकती है? विद्वानों ने इसकी कई वजहें बताई हैं। कुछ कहते हैं कि शायद नदियां सूख गईं और खेतीबाड़ी चौपट हो गई। कुछ का मानना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई होगी। शायद ईंटें पकाने के लिए ईंधन ही खत्म हो गया। ये भी हो सकता है कि कोई भयंकर बाढ़ आई हो या फिर जो शासक थे उनका कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। सच तो यह है कि कोई एक पक्का जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा यही माना जाता है कि शायद किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इन सब चीजों के मिले जुले असर ने इस पूरी सभ्यता का अंत कर दिया। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है कि कोई भी समाज, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वो अपने पर्यावरण और संसाधनों पर निर्भर होता है। आज जब हम खुद जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इतिहास का ये अध्याय हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारे अगले विश्लेषण तक जुड़े रहिए। तो चलिए आज चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो पिरामिडों के दौर में ही मौजूद थी, लेकिन जिसकी कहानी वक्त की परतों में कहीं दब सी गई थी। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसके शहरों की इंजीनियरिंग आज भी हमें हैरान कर देती है। तो तैयार हो जाइए, हम सिंधु घाटी के रहस्यमयी शहरों में गोता लगाने वाले हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कोई आज का स्विमिंग पूल नहीं है। ये है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और ये लगभग 4700 साल पुराना है। सोचिए, ये सिर्फ एक पूल नहीं था, ये शायद एक कम्युनिटी सेंटर था, एक धार्मिक अनुष्ठान की जगह थी और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। कमाल की बात तो यह है कि इसे इतनी सटीकता से बनाया गया था कि इसकी ईंटों के बीच बिटुमिन की परत आज भी पानी को रिसने से रोक सकती है। तो ये बात तो साफ है कि हम किसी आम नहीं बल्कि एक असाधारण सभ्यता की बात कर रहे हैं। और देखिए, इनकी जो काबिलियत थी वो सिर्फ इस एक इमारत तक ही सीमित नहीं थी। ये काबिलियत उनके पूरे शहर के प्लानिंग में दिखती है। ये कोई बेतरतीब ढंग से बसे शहर नहीं थे, बल्कि बहुत सोच समझकर सावधानी से डिजाइन किए गए महानगर थे। तो कैसा दिखता था एक प्राचीन शहर का ब्लूप्रिंट? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता कितनी बड़ी थी। मतलब इसका स्केल ही दिमाग घुमा देता है। ये कुछ गिने चुने शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आज के पाकिस्तान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहर इस विशाल नेटवर्क के सेंटर पॉइंट थे, जो सैकड़ों छोटे छोटे शहरों और गांवों को आपस में जोड़ते थे। हड़प्पा के लगभग हर शहर में एक दिलचस्प कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड लेआउट। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी हिस्सा, जो अक्सर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट गढ़ या सिटिडल रहते हैं। शायद यहाँ शहर के शासक रहते थे या जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं। और फिर था पूर्वी हिस्सा, निचला नगर। ये काफी बड़ा था और यहाँ आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे, काम करते थे। और उनकी इंजीनियरिंग की मास्टरी यहाँ साफ साफ दिखती है। जरा उनकी ईंटें देखिए, एकदम एक जैसे साइज की और इतनी अच्छी तरह से पकी हुई कि हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो तो बस कमाल ही था। हर घर सड़क की नाली से जुड़ा था और ये सारी नालियां ढकी होती थीं, यहाँ तक कि सफाई के लिए मैनहोल भी होते थे। ये साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को लेकर एक ऐसी समझ दिखाता है जो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने जबरदस्त शहर बनाए किसने और इनमें किस तरह के लोग रहते थे? चलिए इस समाज की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा में जिंदगी कैसी थी। कौन थे ये लोग? क्या कोई राजा महाराजा थे या पुजारी या फिर कोई कारोबारी? सच तो यह है कि वो शायद इन सभी का एक मिला जुला रूप थे। हमें मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई आलीशान महल या शाही मकबरे नहीं मिले हैं, जो ये बताता है कि उनका समाज शायद कुछ अलग ही तरह से बना हुआ था। अगर आज की भाषा में समझें तो हम उनके समाज को 3 बड़े ग्रुप्स में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले शासक या प्लानर्स, मतलब वो लोग जिन्होंने इतने बड़े व्यवस्थित शहरों का खाका तैयार किया।
और उनका निर्माण करवाया। फिर आते थे लिपिक और एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो व्यापार का हिसाब किताब रखते थे, मोहरों का इस्तेमाल करते थे और शायद टैक्स भी वसूलते थे। और आखिर में थे क्राफ्ट्स पर्सन, यानी वो हुनरमंद कारीगर जो खूबसूरत मनकों से लेकर धारदार औजारों तक सब कुछ बनाते थे। अब इसके सबूत भी हमारे पास। ये देखिए, बाईं तरफ जो मशहूर मूर्ति है, जिसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहा जाता है, ये शायद किसी बड़े लीडर को दिखाती है। और दाईं तरफ है एक हड़प्पन सील यानी मोहर। इन छोटी नक्काशीदार चीज़ों का इस्तेमाल मिट्टी पर निशान लगाने के लिए किया जाता था, शायद व्यापार के सामान को सील करने या ओनरशिप बताने के लिए। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड सिस्टम की रीढ़ थी। तो ये तो हो गई शासकों और प्रशासकों की बात, लेकिन इनके अलावा एक बहुत बड़ी आबादी थी जो इस पूरी सभ्यता की जान थी। गांवों में किसान गेहूं, जौ और कपास उगाते थे, जिससे शहरों का पेट भरता था। चरवाहे जानवरों के झुंडों की देखभाल करते थे और शहरों के अंदर कारीगर अपने घरों या छोटी छोटी वर्कशॉप्स में सुंदर चीजें बनाते थे। हमें टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं, छोटी छोटी गाड़ियां, जानवरों की मूर्तियां, जो हमें उस जमाने के बच्चों की जिंदगी की एक प्यारी सी झलक देते हैं। हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन प्लानर नहीं थे, उनके हाथ भी उतने ही माहिर थे जितने उनके दिमाग। वे शानदार कारीगर थे और चतुर व्यापारी भी, जो कच्चे माल को दौलत में बदलना जानते थे। उनके हुनर के कुछ बेहतरीन नमूने देखिए। ये लाल रंग के कार्नेलियन पत्थर से बने चमकदार मनके हैं, जिनमें अविश्वसनीय बारीकी से छेद किए गए हैं। या फिर चट पत्थर से बने ये एकदम सटीक बाट, जो एक स्टैंडर्ड वजन सिस्टम का हिस्सा थे। और तांबे और कांसे के औजार, जो बहुत मजबूत और असरदार थे। ये सब बताता है कि उनकी कारीगरी किस दर्जे की थी। उन्होंने फैंस नाम का एक आर्टिफिशियल मटेरियल भी बनाया था। इसे रेत या पिसे हुए क्वार्ट्ज में गोंद मिलाकर बनाया जाता था और फिर उस पर एक चमकदार परत चढ़ाई जाती थी। इसे बनाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए इससे बनी चीज़ें बहुत कीमती समझी जाती थी। ये जो छोटी सी चीज़ दिख रही है ना, जो उसी फैन से बनी है, ये छोटी ज़रूर है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कुदरती चीज़ों का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो नई चीज़ें बना भी रहे थे, एक तरह की प्राचीन मटेरियल साइंस। तो सवाल उठता है कि ये सारा कच्चा माल, ये रॉ मटेरियल आता कहाँ से था? हड़प्पा के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क के सेंटर में थे। वे राजस्थान और शायद ओमान से तांबा लाते थे, कर्नाटक से सोना और ईरान और अफगानिस्तान जैसी दूर दराज जगहों से कीमती पत्थर। ये उस जमाने की एक तरह की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन फिर अचानक सब बदलने लगा। लगभग 3900 साल पहले इन शानदार शहरों का पतन शुरू हो गया। पर क्यों? ये आज भी आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। लगभग 4700 साल पहले शहरों का उदय हुआ, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फले फूले। फिर करीब 3900 साल पहले कुछ बदल गया। लोगों ने इन महान शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लिखाई, मोहरें और स्टैंडर्ड वजन का इस्तेमाल बंद हो गया। एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही खत्म हो गया। आखिर हुआ क्या था? कैसे एक इतनी एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन बिखर गई? खैर, स्कॉलर्स के पास कुछ थ्योरीज हैं। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स के पास कुछ अहम थियरीज हैं। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियां सूख गईं, जिससे खेतीबाड़ी मुश्किल हो गई। कुछ कहते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई या जानवरों के ज्यादा चरने से पर्यावरण तबाह हो गया। कुछ इलाकों में भयानक बाढ़ के भी सबूत मिले हैं। यह भी हो सकता है कि शासकों का कंट्रोल कमजोर पड़ गया हो और सामाजिक व्यवस्था टूट गई हो। ज्यादातर यह माना जाता है कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इन सभी वजहों के घातक कॉम्बिनेशन ने इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। अगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता को सही मायने में समझना है कि वो कितनी अनोखी थी, तो इसकी तुलना इसके एक और महान समकालीन यानी प्राचीन मिस्र की सभ्यता से करनी होगी। जब हम इन दो महान सभ्यताओं की कहानी को साथ साथ रखकर देखते हैं, तो हड़प्पा की खासियत और भी साफ हो जाती है। और यहीं पे हमें एक जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। हड़प्पा के लोगों का पूरा फोकस था इस जिंदगी पर, एक प्रैक्टिकल शहरी जीवन पर। उन्होंने साफ सफाई, व्यापार और आराम के लिए शहर बनाए। वहीं दूसरी तरफ मिस्र के लोग, वो तो जैसे आने वाली दुनिया यानी मौत के बाद की जिंदगी के लिए ही जी रहे थे। उनकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग के करिश्मे जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि मौत के लिए थे। मिस्र के राजा, जिन्हें फराओ कहते थे, वो अपने लिए बड़े बड़े मकबरे बनवाते थे, पिरामिड। जब वो मरते थे तो उनके शरीर की मम्मी बनाई जाती थी और सोने के ताबूतों में रखा जाता था।
उनके साथ ना सिर्फ खाना पीना, कपड़े और गहने दफनाए जाते थे, बल्कि कई बार तो उनके नौकरों तक को मारकर साथ में दफना दिया जाता था ताकि वो अगली दुनिया में भी उनकी सेवा कर सकें। मतलब मौत के बाद की जिंदगी के लिए एक अविश्वसनीय इन्वेस्टमेंट। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है कि मिस्र के लोगों ने अपने मुर्दों को दफनाने पर जितनी दौलत खर्च की, शायद उतनी हड़प्पा के लोगों ने अपने जिंदा लोगों पर भी नहीं की। हड़प्पा में हमें कोई पिरामिड नहीं मिलते, कोई शाही मकबरे नहीं, और ना ही शासकों की कब्रों में दबा हुआ कोई खजाना मिलता है। और यही वो आखिरी बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने जिंदा लोगों के लिए शहर बनाने की कला में महारत हासिल कर ली, उसने मुर्दों के लिए स्मारक बनाने में इतनी कम दिलचस्पी क्यों दिखाई? ये उनके मूल्यों के बारे में क्या बताता है? शायद वो दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे, जो यहां और अभी में विश्वास रखते थे। एक ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि महान होने के कई तरीके होते हैं और सिंधु घाटी का तरीका वाकई सबसे अलग था।